आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नरेश वत्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मानव इंटरमंडल शाखा नरवाना की लगातार कई सालों से चली हुई है एसटेट, सीटेट, नेट और जेआरएफ तक यहाँ से बच्चे लगातार निकल रहे हैं। आप लोगों की सेवा में हम हरदम तत्पर हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेज ये चलती हैं। और आज का जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों के पास 50 सवाल भेजे थे और उन 50 सवालों में से आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, सारे हल कर लिए होंगे, लेकिन बहुत टिपिकल सवाल थे। उन सवालों का विश्लेषण करने के लिए मैं आया हूं, लेकिन उन सवालों का तब तक विश्लेषण करूं, मैं ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूं वो कहने को उपसर्ग और प्रत्यय हैं, लेकिन इसमें आपकी संधि होगी, इसमें आपका वर्तनी होगी, बहुत सारे शब्दों को आप शुद्ध लिखना सीखेंगे। इसमें आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। जब आपको बताया जाएगा कि निदाघ का मतलब धूप या गर्मी के अर्थ में ये लगाया जाता है, तो तब जाकर के आपको उपसर्ग भी होंगे, प्रत्यय भी होंगे, अर्थ भी होंगे, शब्दार्थ भी आपका, भंडार भी आपका बढ़ेगा। उसमें आप शुद्ध लिखना भी सीखेंगे, क्या कारण है। और प्रत्यय उपसर्ग तो आप सीख ही रहे हैं भाई। संधि के बहुत सारे पार्ट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें व्यंजन संधि भी आ रही है, जिसमें विसर्ग संधि के भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, जिसमें स्वर संधि के भी, विशेष तौर पे यण संधि के एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जाएंगे और उन्हीं को मैं हल करवा रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पहले बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक कहने को तो उपसर्ग प्रत्यय है, लेकिन फिर भी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी भाषा में विस्तारण देते हैं तो चार जो बातें हैं वो आपको सीखनी जरूरी है। वो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। एक, आपको संधि आनी चाहिए, एक आपको समास आने चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपको उपसर्ग आने चाहिए और प्रत्यय आने चाहिए। किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, ये चार आधार बातें हैं। इन चारों के तरफ आपने ध्यान देना है। इनमें से तो पक्का सवाल आता ही आता है, कोई नहीं छोड़ सकता, ठीक है। बाकी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जिसको आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द, वाक्य, वर्तनी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप थोड़ा बहुत दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन इन चार चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को किसी भी भाषा में आप दरकिनार नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बेसिक सी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, आपको उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे जो छोटे बच्चे हैं वो भी देखते हैं, हमारे 10वीं और 8वीं के बच्चे भी इसको देखते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। बेटा, उपसर्ग जो होता है वो किसी भी, जिसको आप परिफिक्स कहते हैं, परिफिक्स का मतलब, परि का मतलब पहले आप फिक्स करते हैं जिसको, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके सामने कोई मूल शब्द आता है, उस मूल शब्द के जो आगे लगकर, इसके आगे लगकर जो इसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे लग करके, इधर लग करके जो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आगे कैसे, मान लिया आपके सामने एक शब्द है हार, आप इसके सामने उद लगा दें, आप इसके सामने वी लगा दें, आप इसके सामने सम लगा दें, आप इसके सामने उद, वी, सम और भी बहुत सारे आप इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे यहां पर आपका ये बन जाएगा उद्धार, पहला जो शब्द है वो बन जाएगा आपका उद्धार, वी लगाने से आपका विहार, आप सम लगाने से संहार, किसी का जैसे आप संहार कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ चेंज हो रहा है। उद लगाने से उद्धार, उद्धार का मतलब क्या होता है, किसी की भलाई करना। किसी का भी जब आप उद्धार करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसके बाद आप इसी के साथ प्र लगा दें, प्रहार बन जाएगा, किसी के ऊपर आप हमला कर देते हैं। विहार, आपकी कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं। संहार, किसी को आप मारते हैं। तो इस प्रकार से जो आप इन शब्दों को जो लगाते हैं, मूल शब्द आपका ये हार है, इसके साथ ये उपसर्ग लग करके इनका अर्थ आप चेंज कर सकते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं, ये बाद में लगते हैं। मान लिया लिखना एक क्रिया है आपका, लिख। अब इस लिख के साथ लिखना, जिसको आप लिखना क्रिया कहते हैं, अगर आप इसके साथ आई प्रत्यय लगा देते हैं तो लिखाई बन जाएगा।
लिख के साथ आ लगा देते हैं, लिखा मतलब पास्ट टेंस में चला जाएगा। आप इसके साथ लिखा आवट लगा देते हैं, लिखावट बन जाएगा, मतलब आप लिखते कैसे हैं उसका तरीका बन जाएगा। तो भाई ये आपके प्रत्यय होते हैं और उपसर्ग होते हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन परीक्षाओं में मूलतः जिन बातों को पूछा जाता है मैं वहां आपको लेकर के आ रहा हूं। ये तो थी उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें मूल शब्द आपको ध्यान देना है, और मूल शब्द में भी 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जब भी आप पहली बात तो उपसर्ग एक तो संस्कृत के आपको याद करने पड़ेंगे। संस्कृत के टोटल 22 हैं, 22। जिस तरह से आप आधि, परि, निर, निश, दूर, दुस, सु, अनु, तो ये जो 22 प्रत्यय हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आपके ये इनको तत्सम प्रत्यय भी कहते हैं। एक होते हैं तद्भव प्रत्यय, जिनको आप हिंदी के प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के जो प्रत्यय हैं वो अपेक्षाकृत आपके 15 से 16 ही बनते हैं, इससे ज़्यादा आपके हिंदी के नहीं बनते। 16 एक प्रत्यय आपके बनते हैं। कुछ अव्यय ऐसे हैं जो प्रत्यय की तरह से ही काम करते हैं, वो प्रत्यय नहीं होते, उपसर्ग है, कहने को तो उपसर्ग है लेकिन वास्तव में ये अव्यय है। ठीक है, ये आपके 27 से 28 हैं मुख्य, जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं आज वो सारी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने छोटी वीडियो बनानी है, और वो कभी आप फिर चर्चा करेंगे तो हमें एक एक उपसर्ग और एक एक प्रत्यय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कुछ आपके विदेशी भाषाओं के प्रत्यय हैं। विदेशी में आपके अरबी फारसी के हैं, मतलब अरबी फारसी में कहीं ला लगा दिया इलाज के साथ, ला इलाज बन गया। आपको बिला वजह लगा दिया, बिला लगा करके बिना वजह हो गया। इनमें से कुछ अंग्रेजी भाषा के प्रत्यय हैं आपके, आंग्ल भाषा के, जिस तरह से आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया। तो ये जो प्रत्यय हैं ये आपको देखना है। ये मुख्यतः जो है इन भागों में बांटे जा सकते हैं। कुछ संस्कृत के हैं 22 हैं, 7-8 आप 15-16 जो आपके प्रत्यय वो हिंदी के हैं। आपको अन उपसर्ग, मान लिया अन जो उपसर्ग है, ये जो प्रत्यय उपसर्ग है ये आपका संस्कृत का है, और अगर इसका ये हटा दें, ये जो है आपका हिंदी में हो जाता है। अन के साथ मोल लगा दो, अनमोल, मतलब ये हिंदी के 16-17 हैं। अव्यय 27-28 हैं, जिसमें अंतस, अंतर, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विदेशी में आपके अरबी फारसी के, क्योंकि हम शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी के भी है। उन बातों पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको जो समझाने की बात प्रत्यय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये तो आप समझ लेंगे, लेकिन प्रत्यय में जो चीज़ें मैंने समझानी है उन चीज़ों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि मेरा अभी अगले जो सवाल मैं हल करवाऊंगा उनमें आपको ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी रखना है इस बात पे कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं और कैसे हम उनको समझें। आइए सबसे पहले मैं प्रत्यय की बात करता हूं। आपको ये तो पता है कि ये शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। क्लियर है, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत और दूसरे होते हैं तद्धित। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ लगते हैं। ये जो हैं वो क्रिया के साथ लगते हैं या धातु के साथ लगते हैं। और धातु में आमतौर पे ये समझ लें, जब भी आपको देखना है ना, उसके साथ आप ना लगा करके देखने की कोशिश करें, मूल में बनाने की कोशिश करें, ना लगा करके। अगर आपको लग रहा है कि उसका अर्थ बनने की कोशिश हो रही है तो इसका मतलब वो क्रिया है, वो आपकी धातु है। ठीक है। और जो प्रत्यय यानी कि संज्ञा के साथ, जो सर्वनाम के साथ, जो विशेषण के साथ प्रत्यय लग करके आपके बनते हैं, उनको आप तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इनको जब इकट्ठा लग करके जो शब्द बनते हैं, मतलब तद्धितांत बोलते हैं उसको, और इनको कृदंत बोलते हैं। कृत है जिनके अंत में, तो इसका मतलब ये 2 बातें। लेकिन यहां पर आपके जो कृत प्रत्यय हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं, ये सवाल भी कई बार आ चुका है। इसके बारे में मैं 2-4 चीजें आप लोगों को करवाना चाहता हूं। चलता भी है कि नहीं चलता, चलो कोई बात नहीं। इसमें ये जो कृत प्रत्यय है ये ध्यान रखना है आपने कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्तृवाचक, दूसरे होते हैं इसमें कर्मवाचक, तीसरे होते हैं, एक बार जल्दी जल्दी में बताऊंगा,
करणवाचक, चौथे होते हैं भाववाचक और पांचवें होते हैं क्रियावाचक। ये 5 प्रकार के मुख्य प्रत्यय हैं जो आपके कृत होते हैं। कृत का मतलब जो कृत यानी क्रिया के साथ लग करके बनते हैं। अब इनको कैसे याद करें कि ये आपका कृतवाचक है, ये कर्मवाचक है, ये करणवाचक है, ये क्रियावाचक है, ये आपका भाववाचक है। इनको देखने के लिए आप लोगों को मैं एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कृतरी का मतलब आप सभी को पता है, ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कर्ता मतलब ने आपको पता है, और कर्म आपका को लगता है, वैसे करण से या के द्वारा लगता है, मतलब आपका इसमें साधन होगा। भाव, ये ज्यादातर भाववाचक संज्ञाएं ही बनेंगी, इसमें भाववाचक संज्ञाएं हैं। और क्रियावाचक में ये क्रिया ही बनेगी इसके अंदर, मतलब जो है क्रिया शब्द का ही काम करती हैं ये। अब आप यहां पर देखिए कृतवाचक, बात तो ये है कि क्योंकि कृतवाचक इधर भी बनेगा, ध्यान देना है कि कौन सा तद्धित कृतवाचक है और कौन सा कृत, तो इन दोनों में आपने क्रिया को मुख्य लेना है। कैसे? जैसे पाठक एक शब्द है, लेखक एक शब्द है, ये काम करने वाले बनेंगे। किसने काम किया? लेकिन ये पढ़ना क्रिया से बना है, ये लिखना क्रिया से बना है, तो क्रिया के साथ अक प्रत्यय लगाने से आपके ये शब्द बन गए। और आपसे पूछा जाता है पाठक में कौन सा प्रत्यय है। ये तो पहली बात तो ये है कि जब भी अ क इसमें आपने प्रत्यय बनाया और यहां पर अगर कोई स्वर है तो इससे पहले वाला जो आपका लिख था, लिख, इसको आपको हलंत मानना चाहिए। ये बात समझ लें आप, इसको आप हलंत, इसका मतलब स्वर रहित मान करके आप चलें, तब जाकर के ये अक प्रत्यय आप लगा पाओगे और तब आपका ये ठीक भी होगा। तो इसका मतलब ये है कृतवाचक, ये पाठक, लेखक, ये जो हैं ये काम करने वाले बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे कर्म। कर्म में मान लिया मैंने बिछोना बिछाया, खिलौना तोड़ दिया, तोड़ दिया क्रिया है। क्या तोड़ दिया? जब भी आप उससे पूरा सेंटेंस में प्रयोग करके यूं देखें कि क्या, क्या का जो जवाब देगा वो कर्म होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर जैसे बिछोना, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, बिछोना, बिछोना, तो इसमें ओना तो प्रत्यय लग गया और बिछना क्रिया होगी, और बिछोने को बिछाया, इसका मतलब वहां पर कर्म है। और अगर मैं यूं कहूं मैंने झाड़ू से मारा उसको, झाड़ू एक साधन बन गया, झाड़ना एक क्रिया थी, उसके साथ ऊ प्रत्यय लगा करके आपने उसको झाड़ू बना दिया। तो इसका मतलब ये जो झाड़ू है ये आपका करणवाचक कृत प्रत्यय है, ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, ये पाठक, लेखक, ये आपके कृतवाचक है। और इसके बाद आपका एक भाववाचक, और भाव का मतलब क्रिया से, क्रिया से भाव के अंदर कौन सा प्रत्यय बनता है। अगर आप क्रिया से भाववाचक बनाते हैं तो इसका मतलब जैसे आप कहते हैं ना, एक मिलना क्रिया थी उससे आपने मिलाप बना दिया, मिलना क्रिया थी उससे मिलाप बना दिया, मिलना क्रिया के साथ आप प्रत्यय लगा करके मिलाप बना दिया आपने। तो इसका मतलब ये मिलाप जो हुआ वो आपका भाववाचक हुआ। और चलना से जैसे आपने चाल बना दिया तो ये आपका क्रियावाचक हो गया। तो इसका मतलब ये 5 प्रकार के होते हैं, मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसको 1-2 भागों में और भी थोड़ा सा बांट रखा है, लेकिन ये भी आपको समझने की जरूरत है। ये इधर वाले हैं, मैं इनको एक बार और कर रहा हूं। इसमें 6 मुख्य प्रकार हैं, समझ लें, इनको समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। लगातार 3-4 पेपरों में आपके आ रहे हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है वो आपका है वही कृतवाचक, ठीक है। दूसरा कृतवाचक के बाद गुणवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा ऊर्णतावाचक, पांचवा अपत्यवाचक, और जो छठा भाग है उसको स्त्रीवाचक कहते हैं। भाई समझ लें, ये इस प्रकार से आपके ये 6 प्रकार के मुख्यतः माने जाते हैं।
अगर आप इनको अलग अलग करके देखें, देखो इनके अंदर जब भी आपने लगाया, यहां पढ़ना क्रिया बनी या लिखना क्रिया बनी, यहां पर आपने बिछाना क्रिया बनी, यहां पर आपने झाड़ना एक क्रिया बनी, यहां पर मिलना एक क्रिया बनी, यहां चलना एक क्रिया बनी। इन सभी में क्रिया के साथ लगे थे ये, लेकिन वहां क्रिया के साथ नहीं लगेंगे, भले ही ये भी कृतवाचक हो वो भी कृतवाचक हो। वो कैसे बनेंगे, जैसे आपने दुकान के साथ आर लगा दिया, दुकानदार बन गया। या यूं समझिए, ये आपका एक मैंने लुहार शब्द लिख दिया, तो आपको पता है इस लोहार के अंदर आर प्रत्यय है और ये लोहा के साथ जुड़ करके बना है। लोहा एक धातु है, धातु है तो वस्तु है, वस्तु है तो संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोहार काम करने वाला तो हो गया वो। लोहार, गंवार, चमार, मतलब जो ये जो शब्द है, मतलब चरमकार से ये जो शब्द बना है, लोहा का काम करने वाला, सुनार काम करने वाला, तो इसका मतलब इस प्रकार के जितने भी प्रत्यय हैं, आर प्रत्यय जिसके साथ लगने के बाद वो काम करने वाला अगर बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ये ध्यान रखें कि ये जो शब्द बना है ये लोहा से बना है, और जब ये लोहा से बना है, लोहा एक आपका संज्ञा शब्द है। दूसरे नंबर पे गुणवाचक। अब गुण, भाई आपको क्या लगता है कि गुण कहां से आएंगे? गुण किस में आता है? अगर आप गुण में करते हैं, मान लिया मैं ये कहता हूं कि मैंने बड़ा गरिष्ठ खाना खा लिया। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को गुरु के साथ इष्ट शब्द लगा करके गुरु गरिष्ठ बना दिया। अब आप देखिए गुणवाचक नहीं हो गया, उस वस्तु की विशेषता बन गई। गुरु के साथ इष्ट प्रत्यय लगा करके गरिष्ठ बना दिया, तो इसका मतलब ये गुणवाचक बन गया आपका। दो के बारे में आप समझ गए, ठीक है। वर्ष के साथ इक प्रत्यय लगा करके वार्षिक, मतलब ये कैलेंडर कैसा है, ये वार्षिक है, ये साप्ताहिक है, तो इसका मतलब जैसे आपने इसी प्रकार वार्षिक प्रत्यय इक प्रत्यय लगा दिया और ये वर्ष के साथ जुड़ करके आपका वार्षिक बन गया। और वार्षिक जो शब्द है वो कहीं ना कहीं किसी की गुण के बारे में बताएगा। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे भाव। अब भाव, ये तो भाववाचक संज्ञा ही बनेगी, लेकिन ध्यान रखना है ये भाववाचक संज्ञा आपने किससे बनानी है? ये भाववाचक संज्ञा आपने किसी क्रिया से नहीं बनानी है। ये भाववाचक संज्ञा आपने किसी संज्ञा से, सर्वनाम से, इनसे बनानी है। अब अगर इनसे आप भाववाचक संज्ञा बनाते भी हैं तो जैसे मान लिया वो एक अच्छा शब्द है, अच्छा आदमी है, आदमी की विशेषता हो गया अच्छा, तो अच्छाई, मत कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। अब भोली है, अब यहां भोला उसका गुण हो गया और उससे आपने भोलापन बना दिया। कितनी अच्छी है, उससे आपने एक अच्छाई शब्द बना दिया। तो आपको क्या लगता है ये आई जो प्रत्यय है वो अच्छा विशेषण के साथ जुड़ करके बना है, अच्छा क्रिया नहीं है, तो इसलिए ये भाववाचक है। यहां इन दोनों इस भाव में आपने उलझना नहीं है। कई बार ऐसी बातें आपसे थोड़ी सी अंदर की पूछ ली जाती हैं। उसके बाद चलिए ऊनतावाचक। ऊनता का मतलब देखो, ऊन का मतलब कम होता है, ऊन अकेला ऊन आता है तो छोटा ऊ। ऊन का मतलब हीनता के अर्थ में आता है। जब आप कहते हैं ना 29 एक कम 30, 39 एक कम 40, 49 अर्थात 49 एक कम 50, 59 एक कम 60, 69 69 एक कम 70, 79 एक कम 70। मतलब ये जो आपका उन है कम के अर्थ में लगाना है। और उन्नतावाचक वहां पर आपको मिलेगा जैसे कोई चीज बहुत बड़ी है उसका आप छोटा बना दें। कैसे? जैसे मैं आपको एक शब्द बोलता हूं कि ये एक खाट है और उसका छोटा सा खटिया बना दिया, खटिया छोटी, डिब्बा बड़ा, डिबिया छोटी। समझ में आ गई? तो जब बड़ी चीज का छोटा बनाया जाता है, जिस शब्द में ऐसा कुछ आपको लगता है, लोटा बड़ा लग रहा है, लुटिया छोटी, मतलब ईया प्रत्यय लगा करके आप अकेला ई प्रत्यय लगा करके भी छोटा किसी चीज को कह देते हैं। जैसे पहाड़ बड़ा, पहाड़ी छोटी, तो ई प्रत्यय लगा करके आपने बड़ी चीज का छोटा बना दिया, तो उन्नतावाचक आपका ये प्रत्यय होगा। मान लिया मैंने यहां पर खटिया शब्द लिख दिया, खटिया, तो खटिया क्या हो गया? उन्नतावाचक हो गया। लुटिया क्या हो गया? उन्नतावाचक हो गया। बेटा बड़ा, बिटिया छोटी,
तो बिटिया जो है वो उन्नतावाचक हो गया। समझ में आ गई? बड़ी चीज को छोटा बनाना, हीनतावाचक, छोटावाचक, कुछ भी लगाएं आपको। उसके बाद आ गया अपत्यवाचक। अपत्य का मतलब होता है भाई संतान, अपत्य का मतलब संतान होता है। और ये संतानवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? जब भी आप संतान, संतान किसको कहेंगे? जैसे रघु की संतान राघव होगी, मधु की संतान माधव होगी, दनु की संतान दानव होगी, दशरथ की संतान दाशरथी भी कह देते हैं, कुंती का पुत्र कौंतेय हो गया, राधा का पुत्र राधेय हो गया। तो ये राधे किसी के साथ ए प्रत्यय लगा दिया। संदीपन, संदीपनी, मतलब छोटे के अर्थ में कहीं ना कहीं उसके वंशजों के रूप में अगर हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अपत्य, अपत्य का मतलब संतानवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? अब बताइए, आपसे अगर ये पूछा जाए रघुपति राघव राजा राम, अब यहां राघव में कौन सा हो गया? अपत्यवाचक हो गया। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहां एक शब्द लिख देता हूं, मान लिया मैं मानव ही लिख देता हूं। भाई मनु की संतान मानव, दनु की संतान दानव, रघु की संतान राघव। तो इस प्रकार से आप कौंते, राधे, वार्षण्य, वृषणी की संतान जो है जिस कुल में पैदा हुआ, यानी यादव कुल में पैदा हुआ, तो वो वसुदेव, वासुदेव के इनके साथ तकरीबन तकरीबन ए या य प्रत्यय लगता है। अत्रि के संतान आत्रेय, इसके अंदर ए प्रत्यय लगेगा। तो ये इन शब्दों को आपने याद करना है। और अंतिम है आपका स्त्रीवाचक। ये पुल्लिंग का, इसमें आ भी होता है, इसमें ई भी होता है, इसमें ईनी भी होता है, इसमें नी भी होता है। शेर, पुल्लिंग का शेरनी बना दिया, तो नी प्रत्यय लगा करके आपने उसको सुत, सुत का सुता आ प्रत्यय लगा करके बना दिया। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये उपसर्ग और प्रत्यय का मोटी मोटी सी बातें तो समझ में आ गई होगी। कोई और बात आपको समझ में नहीं आती तो मैं हमेशा से आप लोगों के मध्य में हूँ, सीखने सिखाने के लिए। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आदमी पूरी ज़िंदगी विद्यार्थी रहता है, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, आप लोग मुझे बताते जाइए, मैं आप लोगों को करवाता जाऊँगा। फिलहाल मैं ये सवाल करवाने के बाद कल जो मैंने सवाल आप लोगों को दिए थे और कल मोबाइल में मैंने भेजे थे, एक बार मैं उन सवालों को चेक कर लेता हूँ, उन्हीं को मैं सवालों को हल करवाता हुआ आगे बढ़ूँगा। मैं पहले सवाल को एक बार देखते रहिए आप। पहला एक बार समझिए, मैं 2 या 3 सवाल ही करवाऊँगा, 25 मिनट की ही वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद मैं अगले 15 सवाल, आपके 15 से 16 सवाल मैं करवा देता हूं कि प्रत्यय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय का मतलब इनके बारे में कौन सा? पहला, जो प्रत्यय व्यंजन से शुरू होते हैं उनके मूल शब्द को स्वर रहित न मानकर, मूल शब्द को आपने स्वर रहित नहीं मानना है। मान लिया आपका दार प्रत्यय है, एक दार, तो इधर आपने दुकान बनाना है तो इसको स्वर रहित नहीं मानना है, ये समझ लेना है। इसको स्वर रहित न मानकर समझ लें, यही बात थी। और स्वर से शुरू होने वाले प्रत्ययों के मूल शब्द में अंतिम वर्ण को स्वर रहित समझना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका यहां पर अक प्रत्यय है और यहां पर आपका मान लिया लेख प्रत्यय है या लिखना प्रत्यय है, तो इस ख को आप हलंत माने, इसको स्वर रहित माने। इसमें ना माने क्योंकि यहां पर व्यंजन था, इसको मान लें क्योंकि यहां पर स्वर था। तो ये है, उनको समझना चाहिए, तब आप इनको प्रत्ययों को आप अलग अलग कर पाओगे। समझ लें, ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए लाइन में दी गई थी। दूसरा जो शब्द था, मूल शब्द के प्रत्यय अलग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय के पहले जो शब्द लगा है उसका अर्थ लगे। जब आप प्रत्यय को अलग करते हैं तो आपको सार्थकता का ध्यान रखना, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया आप कहते हैं कि भूत, आप कहते हैं रोम, अब आप इसके साथ लय प्रत्यय लगा दें और इसके साथ भी लय लगा दें। अब लय का मतलब हो गया जिसमें रोम हो, जिसमें मतलब जो बहुत नरम और मुलायम वो होते हैं ना, रोमल, उस चीज को कहते हैं कि किसी की जैसे बिल्ली की खाल रोमल होती है, तो यहां पर आपने लय लगा दिया, ठीक है भाई, इसके साथ जुड़ गया। लेकिन भूतल, ओरिजिनल शब्द तो आपका तल था, आपने तो भू लगा करके भू का तल बनाना था, तो यहां पर भी लय लगा दिया।
आपको थोड़ा सा इन बातों का, मान लिया यहाँ पर आपने अचल शब्द लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी लय लगा दोगे। अच क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, तो आपको मूल शब्द देखना पड़ेगा। चल इसके साथ उपसर्ग लग रहा है, तो आप जब भी प्रत्यय लगाएं तो आप उसकी सार्थकता का ध्यान रखें। ये दूसरी बात है, ये भी सही थी, ठीक है। पहली में इसने कहा था कि जिनके जो आपका प्रत्यय अगर व्यंजन से शुरू हो रहा हो तो उसको आपको स्वर रहित नहीं मानना है मूल शब्द को, अगर स्वर से शुरू हो रहा हो तो आपको स्वर रहित मान लेना चाहिए, इससे आसानी रहेगी आपको। और दूसरा ये आपको बता दिया। तीसरा जो सवाल था इसमें, तीसरा जो ऑप्शन था सी, वो कह रखा है कि जो प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। गलत कहता है भाई तुम, जो प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं उनको तो कृत कहते हैं, ये कहता है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं भाई, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं चलता हूं अंतिम पे कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, एक कृत और एक तद्धित। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो था वो गलत था, ये बात थी समझाने की। अब मैं 5 या 4 सवाल एक बार हल कर रहा हूं, या हो सकता है इस वीडियो को मैं चलो थोड़ा सा बड़ा करके मैं 15-16 सवाल लगातार करवा देता हूं। मैं 2-3 सवाल और आपके करवा देता हूं भाई, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो, और कोई बात नहीं, एक वीडियो थोड़ी फालतू बना दूंगा मैं, 3-4 वीडियो बना देता हूं इसकी। अभी 2 या 3 दिन में आपने लगातार इन वीडियो को देख लेना है, कुछ न कुछ आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला सवाल था आपका कि निम्नलिखित में से